गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो कुछ गद्यांश है। पहला गद्यांश मैं आपके लिए सामने रख रही हूँ। पहला गद्यांश क्या है, देखिए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट में कहीं कुछ ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोश और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे। सॉरी। तो ये रहा पूरा गद्यांश, जो कि शुरू होता है हमारी कहानी के बाद में। पहला जो हमारा पैराग्राफ था उसमें क्या था, उसमें पूरे कस्बे के बारे में बताया गया था कि कस्बे में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे हैं, वो हमने पढ़ा था। तो चलिए, अब हमने ये गद्यांश पढ़ लिया। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। क्या प्रश्न है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। किसको अवसर, सिर्फ मौका दिया गया, मगर बनाने का बनाया नहीं, उसमें सिर्फ अवसर मिला जिसको, वो स्थानीय कलाकार को, मोतीलाल जी को, सरकारी कार्यालयों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ एक्चुअल में तो जो ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी थे उन्होंने ही मूर्ति बनाई, लेकिन अवसर किसको पहले प्रदान किया गया, वो स्थानीय कलाकार को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन समझिएगा, वैसे अगर देखा जाए तो मूर्तिलाल जी ने ही बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले अवसर जो है वो स्थानीय कलाकार को दिया गया था। स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया? क्या कारण था कि उसे मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया गया? देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कौन जो है वो मूर्ति बना सकता है। दूसरा, नगर पालिका बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने के, यानी कि भाई जो नगर पालिका है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो उनकी जो शासना अवधि है वो समाप्त हो रही होगी, इसलिए पहला दूसरा दोनों सही है, या अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। तो यहाँ स्थानीय कलाकारों को मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा गया, इसका कारण था पहला और दूसरा दोनों। एक तो उन्हें देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी भी नहीं थी, दूसरा बात जो है नगर पालिका की शासना अवधि भी समाप्त हो रही होगी। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? अब ये कौन सा पाठ है हमको अभी तो पता है, क्योंकि हम नेताजी का चश्मा पाठ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास में एग्जाम में आता है तब हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो चैप्टर वाइज तो आएगा नहीं, तो इसलिए तो अभी हमको पता है कि ये चैप्टर नेताजी का चश्मा है और जिसे लिखा स्वयं प्रकाश जी ने, तो यहाँ पर हम 2nd नंबर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई होंगी, क्या कारण है, क्या क्या परेशानी उनको का सामना हुआ होगा। अच्छे मूर्तिकारों का अभाव, उपलब्ध बजट का कम होना, पहला दूसरा दोनों सही है, या स्थानीय कलाकार का गुणी ना होना। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, पहला दूसरा दोनों, यानी अच्छे मूर्तिकारों का अभाव भी होगा और उपलब्ध बजट का कम होना भी होगा। तो यहाँ पर हम तीसरे में लगा देंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा दोनों सही है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया। तो गद्यांश में उन्होंने क्या कहा था, महीने भर में बनाकर पटक देना। तो सही क्या, महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। अब आ जाते हैं दूसरे गद्यांश पे। इस गद्यांश को भी ध्यान से पढ़ते हैं और आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब तक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बारे में दुकान भी, इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वो पूछना तो चाहते थे, मगर पान वाले ने अब बात कर दिखाने, क्योंकि उसको और ग्राहक आ गए थे, तो इसलिए वो उसने बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
अब इस पर प्रश्न देखिए। पहला, प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसको कहा गया है? हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको बोला गया है? वो है कैप्टन चश्मे वाले को देशभक्त बोला गया। क्योंकि मुझे लगा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना इतना अच्छा नहीं लगा पान वाले द्वारा जो मजाक उड़ाया जा रहा था। गद्यांश के आधार पर बताइए कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। किसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे? पान वाले को, मूर्ति को, कैप्टन चश्मे वाले को, या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि उन्होंने कैप्टन नाम से अपने दिमाग में कुछ अलग सी छवि बना रखी थी, एक फौजी की, तंदुरुस्त स्वस्थ व्यक्ति की। लेकिन जब कैप्टन एक्चुअल में सामने आया तो वो बूढ़ा सा, मरियल सा, अपंग व्यक्ति था। तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए थे। तो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि कैप्टन देखने में कैसा था, किस तरीके का उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। मैंने अभी आपको बताया, बूढ़ा, मरियल, लंगड़ा सा। तो बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, ये सभी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? चौथा ऑप्शन, ये सभी। पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था? कौन सी ऐसी बात थी जिसपे वो बात नहीं करना चाहता था? कैप्टन के बारे में, हालदार साहब के बारे में, पान वाले के बारे में, या उपरोक्त सभी? तो पान वाला किस बारे में बात नहीं करना चाहता था? वो अब कैप्टन के बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमारे हालदार साहब जानना चाहते थे कि भाई उसका नाम कैप्टन क्यों है। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि अब वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी? पान बनाना, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, हालदार साहब पर हंसना, उपरोक्त में से कोई नहीं? जो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो था एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, क्योंकि वो कैप्टन का मजाक उड़ा रहा था। ये बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चलिए अब हम आ गए तीसरे गद्यांश पर। तीसरा गद्यांश क्या है? नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो जो पिछला हमने गद्यांश पढ़ा था ना, उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर उन्होंने बताया कि मतलब पहले से दिया है। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसको बोला गया है? तो देशभक्त तो एक ही व्यक्ति है पूरी कहानी में, वो है हमारे कैप्टन चश्मे वाले। उनको ही पूरी कहानी में देशभक्त समझाया गया है। नेक्स्ट है, पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? कौन सी ऐसी बात थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी? मूर्ति बनाने वाले का अपमान करना, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी करना, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो जो उन्हें अच्छा नहीं लगा वो था एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? क्या कारण था कि वो एक बंद दुकान के सामने अपने बांस को टिका रहा था? उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसे किसी से बात करनी थी। यह दुकान बाजार के बीचों बीच थी, वह उसके जानकार की दुकान थी। तो सही कारण क्या था? उस बेचारे की अपनी कोई एक दुकान नहीं थी, इसलिए वो एक दुकान के सहारे अपने बांस को टिका रहा था। तो सही क्या है? उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? अब हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पान वाले से क्या पूछना चाहते थे कि पान वाले ने तवज्जो नहीं दिया और बात करने से भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है? वह चश्मे कब से बेच रहा है? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? वह कहाँ रहता है? तो वो क्या पूछना चाहते थे कि आखिर इस व्यक्ति को कैप्टन क्यों कहते हैं। वो ये क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहते थे पान वाले से।
हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? क्या कारण था कि वो कैप्टन के बारे में जानना तो चाहते थे मगर और ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था। हालदार साहब के पास समय की कमी थी। कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया। तो सही कारण क्या था? पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो उस बारे में, क्योंकि उसके काम का नुकसान हो रहा था, इसलिए उसने बात करने से मना कर दिया। अब आ गए चौथे गद्यांश पर। देखिए चौथा गद्यांश क्या कह रहा है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी कैसा भी चश्मा नहीं था, कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो है हमेशा 2 साल तक देखते रहे और फिर उसके बाद अचानक जो है मूर्ति पर चश्मा लगना बंद हो गया। अब क्या हुआ भाई? गद्यांश के आधार पर बताइए कि कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे? कौन सी मूर्ति थी? नेताजी की, कैप्टन की, चश्मे वाले की, या इनमें से कोई नहीं? तो वो देखते थे नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को वहां से गुजरते हुए। मूर्ति को देखकर हालदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? किस तरह के भाव उठा करते थे? कौतुक और प्रफुल्लता के, आश्चर्य और चिंतन के, दुविधा और संशय के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो भाव होता था कौतुक और प्रफुल्लता का, कि मतलब एक तो खुश भी होते थे, साथ ही जानना चाहते थे कि भाई इतने सारे चश्मे किस तरीके से बदलते हैं। ये भी हर बार मतलब होता था कि आज हम ये देख के जा रहे हैं तो अगली बार हमें कोई दूसरा देखने को मिलेगा। गद्यांश के आधार पर बताइए कि नेताजी की मूर्ति पर कैसे चश्मे होते थे? किस तरह के चश्मे होते थे? कभी गोल, कभी लाल, कभी चौकोर, या ये सभी। तो इसी तरीके के ही चश्मे, सिर्फ यही नहीं और भी कई तरीके के चश्मे हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ये सभी। सॉरी। प्रश्न संख्या 4 है, हालदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? ये भाव उठते थे, लेकिन क्यों उठते थे? बदलते चश्मों को देखकर, मूर्ति को देखकर, कैप्टन को देखकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या होता था? वो बदलते चश्मों को देखकर उनमें कौतुक और प्रफुल्लता के भाव उठते थे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? वो कौन सा पाठ है जिससे ये गद्यांश लिया गया है? हम सभी को पता है, पाठ है नेताजी का चश्मा। कवि हैं लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सेकंड एकदम सही है। अब आ गए हम 5वें गद्यांश पे। 5वां गद्यांश क्या है? ध्यान से देखें। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जीवन, जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो ये बात थी कैप्टन के मर जाने के बाद, जिसको लेकर हमारे हालदार साहब भी बहुत ही ज्यादा उदास थे। अब इस पर उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि हालदार साहब दुखी क्यों थे? क्या कारण था उनके इतने दुखी हो जाने का? कैप्टन की मृत्यु से, पान खाने से, पान ना खाने से, इनमें से कोई नहीं। तो उनके दुखी होने का कारण था कैप्टन की मृत्यु, क्योंकि कैप्टन मर गया, मूर्ति पे चश्मा लगाने वाला अब कोई भी नहीं था, तो इस बात से वो दुखी थे। प्रस्तुत गद्यांश में किसे संदेश देने का प्रयास किया गया? किसको यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है? युवा पीढ़ी को, पान वाले को,
कैप्टन को या ये सभी को? तो यहाँ युवा पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ देशभक्ति, देशभक्तों के बारे में हमको बताया जा रहा है कि हमें भी ये इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए कि हमें किसका सम्मान करना चाहिए? कैप्टन का, फौजी का, देशभक्तों का, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें किसका सम्मान करना चाहिए? हमें देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए। इस पूरे पाठ में ये चीज़ बताई गई है कि जो देशभक्त हैं उन्होंने तो अपनी जान हमारे देश की रक्षा के लिए दे दिया, तो हमें तो कम से कम उनका सम्मान तो करना चाहिए ना। देशभक्त अपना पूरा जीवन किसे समर्पित करते हैं? देश को, ईश्वर को, कस्बे को, या इनमें से कोई नहीं? तो देशभक्त अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम बताइए। पाठ है नेताजी का चश्मा, लेखक है स्वयं प्रकाश जी। तो ऑप्शन है सेकंड एकदम सही। यहां पर हमारे जो है गद्यांश आधारित प्रश्न पूरे खत्म हो गए। अब हम शुरू कर रहे हैं जो संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। तो देखते हैं पूरे पाठ के आधार पर क्या प्रश्न सामने हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? तो आप सभी को पता है, कैप्टन करता था। हालदार साहब, पान वाला, अध्यापक या कैप्टन? तो कौन करता था? अध्यापक उनकी मूर्ति पे चश्मा लगाने का कार्य किया करता था। कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन कस्बे से कौन गुजरता था? वो थे हालदार साहब, हवलदार साहब, मजिस्ट्रेट साहब, हालदार साहब, डॉक्टर साहब। तो सही क्या है? हालदार साहब गुजरा करते थे। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी? जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल? तो मूर्ति किसकी लगी थी? वो थी सुभाष चंद्र बोस की। कैप्टन को देखकर हालदार साहब इसलिए अवाक रह गए। क्या कारण था कि कैप्टन को देखकर वह अवाक रह गए? कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षक था। कैप्टन आजाद हिंद फौज का सिपाही था। कैप्टन एक भूतपूर्व सैनिक था। कैप्टन बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी था। यानी कि जो हमारे लेखक ने सोचा था उसके जस्ट अपोजिट वो कैप्टन मिला। प्रश्न संख्या 5, दूसरी बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने ध्यान से देखने पर क्या पाया? क्या देखा उन्होंने? नेताजी की मूर्ति के कपड़े बदले हुए थे। नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। नेताजी की मूर्ति पर चौकोर फ्रेम का चश्मा था। जब दूसरी बार वो गुजरे वहां से तो उन्होंने ध्यान से देखा कि दूसरा चश्मा था। तो यहाँ सही क्या है? वो दूसरा चश्मा लगा हुआ था। प्रश्न संख्या 6, कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना, नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना, हालदार साहब का मूर्ति को देखना, जगह जगह घूमकर फ्रेम बेचना। तो कैप्टन को जो अखरता था या बुरा लगता था वो था नेताजी की मूर्ति को बगैर चश्मे के देखने का। इसीलिए वो जो चश्मे बेचने के लिए रखता था वो चश्मे मूर्ति पर लगा दिया करता था। बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? जब छोटे बच्चों ने अंत में चश्मा लगाया तो कैसा लगाया था? वो सरकंडे का चश्मा लगाया था। सरकंडे का, लकड़ी का, कांच का, काले रंग का था। कैसा चश्मा था? सरकंडे का। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? उन्होंने क्या संदेश देने का कार्य किया है? देशभक्ति की भावना का, परस्पर प्रेम की भावना का, सामूहिक श्रम की भावना का, परोपकार की भावना का। तो वो संदेश दे रहे हैं देशभक्ति की भावना का। हालदार साहब की नजर में कस्बे की मूर्ति लगाने का प्रयास सराहनीय क्यों था? उन्होंने क्यों बोला है कि कस्बे में जो मूर्ति लगाई गई वो बहुत ही सराहनीय है? पहला, मूर्ति नेताजी की थी इसलिए, मूर्ति पर असली चश्मा था इसलिए, या मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण होती है, मूर्ति में नेताजी मासूम दिख रहे थे। तो क्या कारण था? वो था मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण होती। ये मत देखिए कि कितने में बनी है, कैसी बनी है, लेकिन वो भावना अपने अंदर है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब क्या करते थे? जब वो कस्बे से गुजरा करते थे तो वो क्या करते थे? चौराहे पर रुककर पान खाते थे, मूर्ति पर चश्मा लगाते थे, पान वाले के कैप्टन के विषय में पूछते थे, या पान वाले को अपने पदभार के विषय में बताते थे। तो सही ऑप्शन क्या है? मूर्ति चौराहे पर रुककर पान खाते थे और इसी बहाने वो घंटों जो है खड़े होकर काफी देर तक नेताजी की मूर्ति को देखते थे, उसमें बदलते हुए चश्मों को देखते थे।
तभी उनको कैप्टन के बारे में भी पता चला। कि तभी आप इनके आंसर्स निकाल पाएंगे। क्या दिया है? बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। खामखा मतलब बेकार में, यानी कि बिना किसी वजह के। किसी की चीज को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, यानी कि छूते भी नहीं थे और उसे व्यवहार में लाने का मतलब उसका उपयोग नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, यानी कि कैसे ये इंसान ऐसे सारे नियमों को पालन कर लेता है। कभी भी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। एक कबीर पंथी मठ में से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख दिए जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। तो खेती की जितनी भी चीजें थी उन्हें जाके वहां दान करते और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से वो अपना कार्य चलाते थे। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत कैसे थे। साधु थे, कबीर थे, भिक्षु थे या इनमें से कोई नहीं? तो वो एक गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को, साधु को, मठ को या इनमें से कोई नहीं? तो किसको मानते थे? वो कबीर को साहब मानते थे, क्योंकि कबीर की सारी मान्यताओं पर वो चलते और उन्हीं के मठ में अपने सारे अनाज को भी दान दिया करते थे, तो उनके लिए वही प्रभु थे। प्रश्न संख्या 3 है, इस नियम को कभी इतनी बारीकी तक ले जाते पंक्ति में किस नियम की बात की गई है? आखिर इस पंक्ति में किस नियम के बारे में कहा जा रहा है? किसी की चीज को नहीं छूते थे। दूसरा, बिना अनुमति के किसी की चीज का प्रयोग नहीं करते थे। पहला दूसरा सही है। तो और चौथा है, कबीर के संगीत को गाते थे। तो यहाँ जिस नियम की बात की जा रही है वो है आपका किसी की भी चीज को नहीं छूते, बिना अनुमति के किसी की चीज को प्रयोग नहीं करते। तो ये दोनों ही सही है, तो हम यहाँ पर तीसरा निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता वे इसे भेंट स्वरूप कहाँ दे आते थे? वो उसे कहाँ देकर आते थे? कबीर पंथी मठ में। तो देखते हैं, गरीबों में, साहूकारों में, कबीर पंथी मठ में या ये सभी? तो कहाँ जाते थे देने के लिए? वो कबीर पंथी मठ में जाकर दे आया करते थे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ और लेखक से संबंधित है? अभी देखिए, हम आपको अध्याय आधारित करा रहे हैं, मतलब हर एक चैप्टर के अलग अलग करा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा नहीं आता, तो उसमें पंक्तियों के साथ कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो किस तरीके से? देखिए, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, लखनवी अंदाज यशपाल, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही क्या है? बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक है। तो पहला गद्यांश खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे गद्यांश पे। क्या दिया है? आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठती है। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। यानी कि उनका जो स्वर लग रहा है वो इतना उत्तम क्वालिटी का है कि मतलब इतना बढ़िया लग रहा है सुनने में कि जैसे हम खुद स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं।
हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो ये इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या देखा, उनके धान की रुपाई का जो तरीका है वो, और साथ ही उनके जादू यानी कि बाल गोविंद भगत के संगीत का जो जादू है वो किस तरीके से चलता है। अब इसी गद्यांश पर आधारित हमारे पास में प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया गया है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो बात की गई वो इन सभी के बारे में बात करी गई, किसानों पर भी, आसपास खेलते बच्चों पर भी, मेड़ पर खड़ी औरतों पर भी। तो यहाँ हम किस पे लगाएंगे? उपरोक्त सभी, इन सभी पर असर पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, बालगोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? रहस्य, जादू, संगीत या ये सभी? तो पैराग्राफ के एंड में एकदम था ना कि संगीत है या जादू, तो क्या कहा गया है? उनके संगीत को जादू कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हलवाहे कौन होते हैं? जो हल चला रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? हलवाहे गाने लगते हैं, झूम उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही क्या था? हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी कि उनके संगीत की जो ताल चल रही है, उन हलवाहों के पैर भी उसी ताल के हिसाब से चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया और उसके लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है ये गद्यांश लिया गया है बाल गोविंद भगत से, और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उनके संगीत का प्रभाव और ज्यादा बढ़े इसके लिए वो क्या करते हैं? स्वर को ऊंचा करते हैं, स्वर को नीचा करते हैं, स्वर को ऊंचा नीचा करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या करते हैं? कभी स्वर को ऊपर ले जाते हैं और कभी नीचे ले आते हैं। तो इस तरीके से लोगों पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमारा दूसरा गद्यांश भी खत्म हुआ। तीसरा गद्यांश देखिए, हम बहुत जल्दी जल्दी आपको करा रहे हैं ताकि आपको जल्दी करने की आदत पड़े, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बहुत सारा समय दे सकें। चलिए आप पढ़ते हैं गद्यांश संख्या 3 पर। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक मतलब जब ठंड का मौसम शुरू होता है तब का। उनकी प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती थी, फागुन यानी कि होली तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, कहाँ पर? गांव से 2 मील दूर जो नदी बहती थी उस पे स्नान के लिए जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े, यानी कि ऊंचे कोई स्थान है उस पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। और शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं मैं, मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात करी? लेखक बात कर रहे हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। यानी कि हमारे लेखक जो है वो अपने घर में सोए हुए थे, और बाल गोविंद भगत का जब संगीत शुरू हुआ तो जो देर तक सोने वाले थे और इतनी ठंड की किटकिटाने वाली हो, उसमें भी वो कहाँ पा जा पहुंचे? जहाँ बाल गोविंद भगत पोखर के किनारे बैठे संगीत साधना कर रहे थे। सभी आसमान के तारों के दीपक बुझने लगे थे, यानी कि अभी हल्का सा उजाला हुआ था, अभी अंधेरा था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही का मतलब उषा काल शुरू हो गई थी, यानी कि हल्का जो है लालिमा आनी शुरू हो गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छाया हुआ था, क्योंकि ठंड का महीना होता है, हल्का सा फॉगी होता है ना, धुंध सी रहती, तो वही कुहासा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ रहा था। अब जैसे ये फॉगी होता है ना, तो जैसे एक सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में आप लोग देखते हो कि थोड़ा सा कोहरा हो रहा रहता है, बहुत डलनेस रहती है, तो उस तरीके से वातावरण में डलनेस थी। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे।
कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तिष्क के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। तो श्रम बिंदु मतलब उनके माथे पर जो है वो हल्का हल्का पसीना दिखाई देता था, क्योंकि वो भाई एक्टिविटी कर रहे थे, वो गा रहे थे, मदमस्त थे, तो उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, इसलिए इतनी ठंड में भी उनके पसीना आ जाता था। अब इस गद्यांश पे हमारे पास में प्रश्न है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब आरंभ होती थी। कब आरंभ होती थी? कार्तिक जब शुरू होता था। फागुन महीने में, कार्तिक महीने में, चैत महीने में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये शुरू होती थी आपकी कार्तिक महीने में। वातावरण को रहस्यमय क्यों कहा गया है? क्यों इतना रहस्यमय है? कोहरे की ओट में स्पष्ट दिखाई ना देने के कारण, स्पष्ट रूप से दिखाई देने के कारण, कपकपाती इस सर्दी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कारण था? कोहरे की ओट में स्पष्ट ना दिखाई देने के कारण, क्योंकि हमें सब क्लियर नहीं दिख रहा है, कोहरा है, फॉगी है, तो चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए वातावरण को रहस्यमय कहा गया है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि रहस्यमय वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। कुश की चटाई पर बैठे थे, काली कमड़ी ओढ़ी थी, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गा रहे थे, या उपरोक्त में से सभी। तो क्या कर रहे थे? वो कुश की चटाई पर बैठे थे, काली कमड़ी भी ओढ़ी थी, पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर गा रहे थे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हम लगाएंगे चौथा वाला, ये सभी वो कर रहे थे। बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती थी? कहाँ तक जाती थी? कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक जाती थी। कार्तिक मास तक, फागुन मास तक, चैत मास तक, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ था, कब तक जाती है? फागुन मास तक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन है जो कपकपा रहा था? तो जाहिर सी बात है, हमारे लेखक। कौन हुए लेखक? हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो लेखक हो या राम वृक्ष बेनीपुरी हो, दोनों ही सेम रहेगा। लेखक के लिए, बाल गोविंद भगत के लिए, पतोहू के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या था ये? लेखक के लिए मैं शब्द इस्तेमाल हुआ। अगर हाँ इसकी जगह ऑप्शन में राम वृक्ष बेनीपुरी आता है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अब हम आ गए अपने चौथे गद्यांश पे। यहाँ क्या दिया है? फिर से गद्यांश को बहुत ध्यान से देखिएगा। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? तो इससे पहले हमने ये वाला गद्यांश अभी थोड़ी देर पहले वाले में पढ़ा था ना, लेकिन वो कम था, ये थोड़ा ज्यादा लिया गया है। अब इस पर प्रश्न देखिए। धान की रोपनी करते समय बाल गोविंद भगत क्या गाते हैं? ईश्वर के भजन, सूरदास के पद, रामचरितमानस की चौपाइयां, या कबीर के पद? तो वो क्या गाते हैं? वो गाते हैं कबीर जी के पद, क्योंकि वो कबीर में मान्यता रखते हैं। लेखक किस बात पर सबसे अधिक मोहित थे? भगत के धान रोपने के कौशल पर, भगत के मधुर गान पर, भगत के सौम्य व्यवहार पे, या भगत के निर्लिप्त स्वभाव पर? तो किस पर वो ज्यादा मोहित थे? उनके गान पर। तो क्या था? भगत के मधुर गान पर। उनके गाना उन्हें बहुत ही पसंद था लेखक को। भगत और बाकी सब लोग बारिश के दिनों में धान की रोपनी क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों धान की रोपनी हो रही है? धान की फसल छाया में ही होती है। दूसरा, धान की रोपनी गीली मिट्टी में की जाती है। गर्मी से राहत मिलने पर वे ज्यादा देर तक रोपनी कर सकेंगे। बारिश के खुशनुमा मौसम में काम आनंददायक हो जाता है।
तो क्यों आषाढ़ के महीने यानी कि बारिश में ही रोपनी की जाती है? क्योंकि रोपनी के लिए मिट्टी का गीला होना और खेतों का पानी से भरा होना जरूरी होता है, इसलिए, और जो कि होता है बारिश के मौसम में। तो क्या है, धान की रोपनी गीली मिट्टी में की जाती है। भगत के गाने का प्रभाव सभी पर अलग अलग पड़ा, इनमें से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है? ठीक है, सब पर पड़ा, लेकिन इसमें उसका ढूंढना है जिसका उल्लेख गद्यांश में नहीं किया गया है। बच्चे खेलते खेलते अचंभित हो उठते, हलवाओं पर पैर ताल से उठने लगते, स्त्रियों के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती, रोपनी करने वालों को उंगलियां क्रम में चलने लगती। तो क्या नहीं था? वो था बच्चे खेलते खेलते अचंभित हो जाते, ये बात नहीं था। बच्चे भी खेलने में मग्न हो जाया करते थे। तो ये चीज पाठ में नहीं दी गई है। प्रश्न संख्या 5 है, क्या दिया है? लेखक ने कहा कि स्वर तरंग के गूंजने पर यह पूछना नहीं पड़ेगा कि यह कौन है। सभी बाल गोविंद भगत के स्वर को पहचान लेंगे। क्यों पहचानेंगे उनके स्वर के? अब उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 3 ऑप्शन को पढ़ना है, फिर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसी के हिसाब से इनको टिक करना है। देखिए क्या है, भगत के संगीत का जादू सब पर छाया था। भगत कभी कभी स्टेज पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे। नेक्स्ट, भगत का संगीत सदा सर्वदा सुनने मिलता था। तो सभी लोग परिचित क्यों थे? क्योंकि भगत के संगीत का जादू सब पर छाया था, ये सही है। और दूसरा, भगत का संगीत सदा सर्वदा सुनने को मिलता था। तो पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये पहला और तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा। समझ गए? चलिए, अब संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न हमने देख लिए, अब पूरे पाठ आधारित प्रश्नों को देखेंगे। बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी? जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, उसे मुखाग्नि यानी चिता पे अग्नि किसने दी थी? बहू ने, भगत ने, लेखक ने या पुजारी ने? तो किसने दी थी? बहू ने। खुद उस लड़के की पत्नी ने उसे जो है अग्नि दी थी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने उस दिन गाया, इतना अच्छा और इतना मग्न होकर शायद उन्होंने कभी नहीं गाया था। वो दिन कौन सा था? जब वे बीमार थे, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, जब वे धान की रुपाई कर रहे थे, जब वे गंगा घाट पर जाते थे। तो चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? अब उसके बाद, मृत्यु के बाद आखिरी निर्णय क्या था? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को वो शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। तो क्या काम था? उन्होंने उसके मायके से, बहू की मायके से उसके भाई को बुलाया और कहा ले जाओ, इसका ले जाकर पुनर्विवाह कर देना। तो आखिरी फैसला था पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। प्रश्न संख्या 4 है, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू को क्या करने के लिए कहा? क्रियाकर्म हेतु आवश्यक सामग्री का प्रबंध करने के लिए, रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए या साफ सफाई करने के लिए? तो किसके लिए उन्होंने बोला था कि उत्सव मनाओ, क्योंकि वो रो रही थी। और बाल गोविंद भगत के हिसाब से कबीर जी की जो मान्यता थी उसमें जो है आपको हमेशा मरने पर उत्सव मनाना है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलन हो गया है, तो ये खुशी की बात होती है। प्रश्न संख्या 5, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि क्यों करते थे? वह उनका इकलौता बेटा था, वह सुस्त था तथा कम बुद्धि वाला था, वह होशियार एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, उन्हें पुत्र मोह अधिक था। तो अपने बेटे को प्यार क्यों करते थे? इसका कारण था कि वो थोड़ा सा सुस्त और कम बुद्धि वाला था। यानी कि जैसे कि जो बच्चों का शरीर तो डेवलप होता है मगर उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाता है, तो वो उस तरीके का बच्चा था, इसलिए वो ज़्यादा केयर और प्यार करते थे उसकी। प्रश्न संख्या 6 है, बाल गोविंद भगत ने पतोहू के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलाई क्योंकि क्यों उन्होंने अपनी बहू से अपने बेटे की इस चिता में अग्नि दिलाई? सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, बहुत दुखी थे, अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे या बीमार थे? तो सही कारण क्या था? वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। समाज में कुछ चीज़ें सिर्फ पुरुषों के लिए जो बाध्य की गई थी वो चीज़ों ने उन्हें तोड़ अच्छा नहीं लगता था, उन्हें लगता था कि ये काम स्त्रियों द्वारा किया जा सकता है,
इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। प्रश्न संख्या 7 है, आषाढ़ मास के महीने में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? गंगा स्नान के लिए जाते, खेंजड़ी बजाते, प्रभातियां करते या धान की रुपाई करते। तो आषाढ़ का महीना क्या होता है? वर्षा ऋतु का महीना होता है, स्टार्टिंग का। तो पानी बरसता है, तो खेत गीले हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तो क्या होगा? वहां से धान की रुपाई होती थी। प्रश्न संख्या 8, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः थे क्या थे? वो गृहस्थ होते हुए भी व्यवहार से एक साधु की तरह थे। पाखंडी, साधु, साहब या धर्मगुरु। तो वो क्या थे? वो साधु थे। प्रश्न संख्या 9, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? किसको साहब मानते थे? कबीर को। तो ऑप्शन क्या है? कबीर को। ये पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? कौन सी विशेषता थी बाल गोविंद भगत की जिसपे वो पूरी तरीके से मोहित थे? पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर या कार्यकुशलता पर? तो वो था उनका मधुर गान। उस पर हमारे लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी पूरी तरीके से मोहित थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक गद्यांश आ रहा है। क्या है? गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन नहीं था मतलब उसके अंदर कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यानी कि कोई नवाब साहब हैं जो सफेद पोश में है, यानी कि उन्होंने सफेद रंग की जो है कपड़े पहन रखे हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। वो कौन सज्जन? जो सफेद पोश सज्जन थे। उन्हें उनके एकांत में जैसे कोई खलल पड़ गया हो और उन्हें अच्छा ना लग रहा हो, ये उनके चेहरे से प्रतीत हो रहा था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी की लिए सूझ की चिंता में हूँ, या खीरे जैसे अपदार्थ यानी कि सामान्य और मामूली वस्तु का शौक करते हुए देखे जाने के संकोच में हूँ। यानी कि लेखक ने यहाँ दो चीजें सोची कि जो नवाब साहब है वो या तो मेरी ही तरह कोई नई कहानी सोचने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं अकेले में, या फिर ये एक नवाब होते हुए एक बहुत ही सामान्य से खीरों को खाने के लिए यहाँ पर बैठे हो, कि उन्हें इतने एक नवाब होते हुए सामान्य सी चीज खीरे खा रहे हैं, ये करते हुए उन्हें कोई ना देखे। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न क्यों दिखाई दिया? क्यों उनकी आंखों में वो चिंतन में विघ्न दिखाई दिया? डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने के कारण, अत्यधिक शोर होने के कारण, स्टेशन पर खीरे वाले को देखकर समय पर गाड़ी ना चलने के कारण। तो इसका कारण क्या था? डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने का। अब डिब्बे में जो है लेखक वो अचानक आ गए, तो उन्होंने वो चीज सोची नहीं थी। वो सोचे थे हम अकेले ही बैठकर सफर करेंगे, तो इसलिए उनको वो असंतोष दिखाई दे रहा था। दूसरा प्रश्न है, लेखक ट्रेन के किस डिब्बे में सफर कर रहा था? कौन से डिब्बे में था? सेकेंड क्लास, द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट क्लास, अपर क्लास, थर्ड क्लास या सेकेंड क्लास? तो याद रखिए, सेकेंड क्लास हो या द्वितीय श्रेणी आपके सामने रख दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बे के बारे में लेखक का यह अनुमान था कि। अब डिब्बे के बारे में लेखक का क्या अनुमान था? डिब्बा निर्जन होगा, डिब्बा भरा हुआ होगा, डिब्बे में सीट नहीं मिल पाएगी, डिब्बे में मधुर स्वभाव वाले मुसाफिरों का साथ मिलेगा। तो क्या सोचकर हमारे लेखक चढ़े थे? कि डिब्बा निर्जन होगा, खाली होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डिब्बा निर्जन होगा। डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने वहां पर क्या देखा? दो ताजे खीरे, अपदार्थ वस्तु, इलाहाबादी नवाब, सफेद पोश सज्जन। तो वहां पर क्या देखा था उन्होंने? कि एक सफेद पोश सज्जन आराम से सीट के ऊपर पालथी मारे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दे रहा था? प्रसन्नता, भावुकता, क्रोध, असंतोष। तो क्या दिख रहा था उनके? वो दिख रहा था असंतोष।
चलिए अब हम आगे जाते हैं दूसरे गद्यांश में। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोस्ट सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी की सूझ में की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक देखे जाने के संकोच में। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने ही बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा था उसी से थोड़ा सा और बढ़ाकर यह गद्यांश दिया गया है। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है, इसके लेखक का नाम बताइए। तो कौन से पाठ से है? पाठ है लखनवी अंदाज और लेखक है यशपाल। तो सही आपका यहाँ होगा तीसरा। ठीक है, कौन है? लखनवी अंदाज हमारा चैप्टर चल रहा है और यशपाल जी हैं। नेक्स्ट आते हैं, डिब्बे में पहले से कौन उपस्थित था? स्वयं लेखक, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन, लेखक के मित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन वहां मौजूद था? वो थे नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन वहां पहले से मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लेखक के अचानक डिब्बे में आने से सफेद पोश सज्जन की क्या दशा हुई? अब जब हमारे लेखक अचानक जो है वो डिब्बे में पहुंच गए तो उसमें उनको क्या, जो हमारे सफेद पोश सज्जन है उनकी क्या कंडीशन हो रही थी? एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष था, खुशी की लहर दौड़ गई, चिंता में स्थिति बन गई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हुआ? उनके एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष था। वो चुपचाप अकेले बैठे कुछ चिंतन कर रहे होंगे जिसमें हमारे लेखक के पहुंचने से बाधा पड़ी और जिससे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने वो असंतोष महसूस किया। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है? तो किसको बोला गया अपदार्थ वस्तु? खीरे को। खीरे को, डिब्बे को, गाड़ी को। तो सही क्या है? खीरे को बोला गया है। किसके सामने ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे? किसके सामने रखे थे? हमारे नवाब साहब के सामने, नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के, लेखक के, डिब्बे के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके सामने रखे थे? वो थे नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के सामने। अब आ गए हम गद्यांश संख्या 3 पर। क्या दिया है? नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद से पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना के रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो इस तरीके से उन्होंने हर एक फाक के साथ यही किया, उसको लाते, सूंघते और फेंक देते। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना कर दिया। अब लेखक ने मना किया, भाई पहले उन्होंने ऑफर किया तब भी मना कर दिया था, दोबारा ऑफर किया तब भी उन्होंने मना किया। तो मना करते हुए उन्होंने क्या कहा? खीरा पसंद नहीं है, इस समय इसकी इच्छा महसूस नहीं हो रही है, मेरा मेदा भी जरा कमजोर है। मेदा मतलब मेरा जो पेट है वो। तो सही क्या है यहाँ पर? दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन लगाएंगे हम चौथे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस प्रकार देखा? सतृष्ण आंखों से, वितृष्ण आंखों से, तृष्णा से या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कैसे देखा था? सतृष्ण आंखों से। सतृष्ण आंखों मतलब कि प्यासी आंखों से, कि किसी तरीके से उसको खा लेना चाहते थे। नवाब साहब ने खीरे की फाकों का स्वाद किस प्रकार लिया? देखकर, खाकर, सूंघकर या सभी करके। तो उन्होंने सिर्फ उसका क्या किया था? सूंघकर उसका जो है आनंद लिया था। नमक मिर्च छिड़क दिए गए खीरे की फाकों को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी? अब जब नमक मिर्च छिड़क दिया गया तो फाके कैसी, थोड़ी सी पनियाती हो गई थी।
तो हमारे लेखक की क्या स्थिति हो रही थी? लेखक उन्हें फेंकने को लालायित हो रहे थे, लेखक उन्हें खाने को लालायित हो रहे थे, लेखक उन्हें सूंघने को लालायित हो रहे थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही क्या था? लेखक उन्हें खाने के लिए लालायित हो रहे थे। तो अब लेखक का मन भी कर गया था कि किसी तरीके से उन खीरों को खा ले, लेकिन चूंकि वो पहले मना कर चुके थे तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने दोबारा भी मना कर दिया। प्रश्न संख्या 5 है, नवाब साहब ने ना चाहते हुए भी खीरे को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? भाई नवाब साहब ने इतना सारा जतन किया, खीरा काटा, नहीं चाहते थे लेकिन तब भी उन्होंने खीरों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वे पहले ही खीरा खाने से इनकार कर चुके थे, वे पहले ही खीरा खाने को हाँ कर चुके थे, वे पहले ही खीरा फेंकने को तैयार हो चुके थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नवाब साहब ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमारे लेखक ने उस खीरा खाने को मना कर दिया था। अब वो एक नवाब होते हुए उस खीरे को खाएं जिसे खाने के लिए किसी ने मना कर दिया है, तो ये उनकी शान के खिलाफ था। तो सही क्या है? वे पहले ही खीरा खाने से इनकार कर चुके थे। गद्यांश संख्या 4 है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति होगी? यानी कि जिस तरीके से नवाब साहब ने खाना खाया, खीरा खाया, उससे क्या पेट की जरूरत पूरी हो पाएगी? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया, यानी कि जब हमारा पेट भर जाता है तो डकार आती है, वैसा शब्द सुनाई दिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब नवाब साहब ने जब डकार ली तो उन्होंने बताया कि खीरा होता बहुत लजीज है लेकिन मेदे पर जो है वो असर डालता है। अब ये बात कहनी थी कि हमारे लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। आपको ज्ञान चक्षु क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी हम क्या करने जा रहे हैं? गद्यांश आधारित प्रश्नों को। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या मान लिया? तृप्ति, इस्तेमाल, एब्स्ट्रैक्ट या ये सभी? तो उन्होंने क्या मांगा था? इसे माना है क्या? एब्स्ट्रैक्ट तरीका, मतलब ऐसा तरीका जो कभी देखा नहीं गया हो। नवाब साहब द्वारा डकार लेना क्या दर्शाता है? पेट भरना, मन भरना, स्वाद लेना या ये सभी? तो क्या दर्शाता है कि उन्होंने डकार लिया, वो इस चीज का दर्शाता है कि उनका पेट भरा हुआ है। क्या दर्शाता है? पेट भरना। प्रश्न संख्या 3 है, नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर क्या कहा? अब जब उन्होंने डकार ले लिया तो उसके बाद उन्होंने लेखक की तरफ देखते हुए क्या कहा? खीरा लजीज होता है, सुपाच्य नहीं होता, मेदे पर बोझ डालता है, उपरोक्त सभी। तो सही इन्होंने ये सारी चीजें कही थी। खीरा लजीज होता है ये भी कहा था, सुपाच्य नहीं होता यानी कि आसानी से पचता नहीं है, मेदे पर बोझ भी डालता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि पेट भरे होने के लिए नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया? तो नवाब साहब का पेट भर गया ये बात हमारे लेखक को कैसे पता चली? उन्होंने डकार ली। किसने? नवाब साहब ने जो डकार ली उससे इस चीज का अंदाजा हुआ। तो सही क्या है? आपका पहला डकार। गद्यांश के आधार पर बताइए कि हम गौर कर रहे थे में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पेट भरने के लिए, लेखक के लिए, नवाब साहब के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये इस्तेमाल हुआ है हमारे लेखक के लिए। कौन गौर कर रहा था? लेखक गौर कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो अभी तक हमने क्वेश्चन देखा वहां तक हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम करने जा रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। तो थोड़े से प्रश्न हैं जो हमने पूरे पाठ पर आधारित लिए हैं। पहला है, खाली बैठे कल्पना करने की आदत किसकी थी? लेखक की, खीरे वाले की, नवाब साहब की या पाठक की? तो कौन था जो खाली बैठकर हमेशा कल्पना करता रहता था? वो थे हमारे लेखक। क्योंकि भाई लेखक लोग अगर कल्पनाएं नहीं करेंगे तो कैसी नई रचनाएं करेंगे? चाहे काव्य हो चाहे गद्य हो, उसके लिए उनकी कल्पनाएं बहुत जरूरी होती हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए?
ट्रेन के मुसाफिरों की भीड़ देखकर, नवाब साहब के खीरा खाने की तैयारी देखकर, नवाब का व्यवहार देखकर, या गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार लेता देखकर। तो किससे हुआ था? उन्होंने ये देखा कि जब चीज खाई नहीं गई, सिर्फ उसकी स्वाद गंध लिया गया और स्वाद की कल्पना करी, उसी मात्र से डकार आ गई। तो इसी से हमारे लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। तो सही ऑप्शन है फोर्थ। दूसरा प्रश्न है, अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव था? जब जैसे ही हमारे जो क्या कहते हैं लेखक हैं वो डिब्बे में पहुंचे, तो नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव था? गुस्सा, असंतोष, खुशी या प्रेम? तो वो क्या था? असंतोष था उनकी आंखों में। प्रश्न संख्या 4 है, डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करते रहे? तो डिब्बे में जो सज्जन बैठे हुए थे सफेद पुरुष, उनको देखकर हमारे लेखक क्या अनुमान कर रहे थे, क्या अंदाजा लगा रहे थे? दूरी के विषय में, नवीन कहानी के विषय में, रेल कर्मचारियों के विषय में, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में। यानी कि जो हमारे लेखक डिब्बे में आए, इससे नवाब साहब को क्या असुविधा हुई जिसके कारण वो इतना सोच रहे हैं? तो सही क्या है? नवाब साहब के असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में सोच रहे थे कि आखिर नवाब साहब को किन किन कारणों से ये प्रॉब्लम हुई होगी। पांचवा प्रश्न है, नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर चढ़े थे? मूली, गाजर, खीरा या पानी? जाहिर सी बात है, लगेज तो लेकर चढ़े ही होंगे, लेकिन जो ऑप्शन में हमें वही लगाना है। तो वो क्या लेकर चढ़े थे? खीरा। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? नवाब साहब ने पूरी खीरे की तैयारी करी, उसके बाद क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, साथ बैठे मुसाफिरों को दे दिया, सारे स्वयं खा गए या लेखक को दे दिया? तो क्या था? उन्होंने सारे खीरे खिड़की के बाहर फेंक दिए, एक एक करके उठाते, सूंघते और बाहर फेंक देते। प्रश्न संख्या 7, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने वस्तुतः किस पर व्यंग किया है? अब ये जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें लेखक किस पर व्यंग कर रहे हैं? पतनशील सामंती ई वर्ग पर, लेखकों पर, गरीब लोगों पर या खीरा बेचने वालों पर? तो सही क्या है? वो पतनशील सामंती वर्ग पर, यानी कि जो नवाबियत है वो चली गई है, उनसे रियासत छिन गई है, लेकिन उनकी झूठी शान शौकत जो है वो उसे अभी भी प्रदर्शित करते रहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? लेखक ने नवाब साहब से क्या बताया कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा? अखाद्य वस्तु है, कमजोर मैदा है, पेट का भरा होना, अजनबियों से कुछ ना लेना। तो उन्होंने क्या बोला था कि उनका मैदा जो है वो कमजोर है, अर्थात उनका पेट थोड़ा कमजोर है, हाजमा कमजोर है, तो वो हर चीज उनको पच नहीं पाती है। प्रश्न संख्या 9, लेखक नवाब साहब को कैसे देख रहे थे? प्रसन्नता से, गुस्से से, दुख से या कनखियों से? तो किस तरीके से वो देख रहे थे भाई? आमने सामने बैठे थे, मगर सामने नहीं देख कर वो क्या कर रहे थे? कनखियों से, ऐसे टेढ़े करके वो देख रहे थे। तो सही क्या है? वो कनखियों से देख रहे थे। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक ने ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? हमारे लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लेकर क्यों चढ़े थे? क्या कारण था? अमीरी प्रदर्शन के लिए, नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, आरामदायक सफर के लिए या पैसों की कमी के लिए? तो किस कारण से वो उन्होंने लिया था? वो था नई कहानी के विषय में सोचने के लिए। अब उनके पास कहानी कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ाएंगे उसके लिए सोचना चाहिए था, तो सोचने के लिए उन्हें वक्त चाहिए था, एकांत चाहिए था, इसीलिए वो सेकंड क्लास के डिब्बे पे चढ़े थे। पहला गद्यांश है, पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे, यानी कि पिताजी के बारे में बता रही हैं। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया, अर्थ यानी कि पैसा उन्हें नहीं मिला, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया।
सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहंग उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती थरथराती रहती थी। तो ये यहाँ पर इस गद्यांश में उन्होंने खास तौर से अपने पिताजी के व्यवहार के बारे में हमें अवगत कराया है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। भग्नावशेषों को ढोने का तात्पर्य क्या है? भग्नावशेष का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो टूटे जो भवन टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, उनके जो अवशेष बचे रहते हैं उनको भग्नावशेष कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया इसका अर्थ? टूटे फूटे खंडहर महल, रूढ़िवादिता सोच व एवं विचार, पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना या भूरे रंग के अवशेषों को वहन करना। तो यहाँ सही क्या है? पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना, क्योंकि उनके जो पुरानी चीजें थी जो अब आर्थिक स्थिति के कारण बदल चुकी थी उनको वो अभी वर्तमान में लागू करना चाह रहे थे। जैसे कि उनकी जो ये आदतें यहाँ पर बताई गई हैं कि नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने की जो आदत थी जो अब बहुत ही कहीं नीचे सरकती जा रही थी, ये सारे ही आपके किस में आएंगे? भग्नावशेषों में आएंगे। वो सारी चीजें जो पहले थी उसे वो वर्तमान में लागू करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता अजमेर क्यों आए थे? क्या कारण था? व्यापार करने के लिए, आर्थिक हानि होने के कारण, बच्चों की पढ़ाई के कारण, अपनी संपत्ति को बेचने के लिए। तो किस कारण से आए थे वो? उन्हें आर्थिक हानि हुई थी, इस कारण से वो अजमेर से आकर अजमेर आ गए थे। कहाँ से? इंदौर से। अजमेर आने के पश्चात लेखिका के पिता ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शब्दकोश का निर्माण किया था, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया, कर्जदारों का कर्जा चुकाया, माता के प्रति स्वभाव को बदल दिया, बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करी। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? क्यों डरी रहती थी? समाज के लोगों के डर के कारण, पिताजी के आर्थिक नुकसान के कारण, पिता के क्रोध के कारण, अपने भविष्य की चिंता के कारण। तो वो क्यों डरी रहती थी, थरथर कांपती थी? पिताजी के क्रोध के कारण, क्योंकि उनके जो हालात बदले उससे वो थोड़ा सा क्रोधी हो गए थे और ये सारा क्रोध वो अपनी वाइफ पर निकालते थे। प्रश्न संख्या 5 है, लेखिका के पिता के क्रोध के क्या कारण बताए गए हैं? नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर चले जाना, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें ही बताई गई जो पहले थी और अब नहीं है, इस कारण वो धीरे धीरे क्रोधी होते चले गए थे। अगला गद्यांश आता है गद्यांश संख्या 2। पिता की ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, नहीं चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ ही था, लेकिन निहायत असहज मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो इन्होंने अभी पहला गद्यांश जो हमने पढ़ा वो पिताजी के बारे में बताया, दूसरा गद्यांश जो हम पढ़ रहे हैं वो उन्होंने अपनी माता जी के बारे में बताया। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार माँ के स्वभाव की विशेषताएं क्या थी? धरती से अधिक धैर्यवान एवं सहनशील थी, पति तथा बच्चों की सेवा में समर्पित थी, स्वयं के विषय में ना सोचने वाली थी। तो सही क्या था? उपरोक्त सभी, ये सारी ही चीजें उनके अंदर थी। प्रश्न संख्या 2 है, माँ सहज भाव से क्या स्वीकार करती थी? पिता की जाति, अपने बच्चों की उचित अनुचित मांग, सबकी आज्ञा का पालन या उपरोक्त सभी? तो वो ये सारी चीजें ही स्वीकार करती थी। पिता जो जाति करते, बच्चे जो मांग करते और सब लोग जो कहते वो सब कुछ बिना सोचे समझे उसको मान लिया करती थी। तीसरा प्रश्न है, माँ का त्याग लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन सका? क्या कारण था?
उनकी सहनशीलता व त्याग परिस्थितियों व मजबूरी से उपजे थे। लेखिका को माँ की आदतें पसंद नहीं थी। माँ के प्रति परिवार संवेदनशील नहीं था। उनका त्याग मानवता के कल्याण के लिए नहीं था, तो इसलिए आदर्श नहीं बन सकी, क्योंकि उनकी सहनशीलता और त्याग, माँ के अंदर जो सहनशीलता और त्याग था वो परिस्थितियों के कारण था। जो चीजें उनके सामने आती गई वो उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से ढलती चली गई। इसलिए परिस्थितियां और उनकी मजबूरी थी, अगर वो ये ना करे तो क्या करे, इसलिए वो कभी भी त्याग, ये उनकी सहनशीलता और त्याग जो है लेखिका का आदर्श नहीं बन पाए थे। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका की मां ने अपने पति से जिंदगी भर कुछ भी क्यों नहीं मांगा? क्या कारण था नहीं मांगा? वह बहुत धैर्यवान थी। जो मिल जाए उसे वह अपना प्राप्य समझती थी, लेने की कभी कामना नहीं करती थी। उपरोक्त सभी, तो गद्यांश के हिसाब से ये सारी बातें उन्होंने बोली, इसीलिए पिताजी से उन्होंने कभी भी कोई चीज चाही नहीं, मांगी नहीं। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसके बारे में बात कर रही है? वो किसके बारे में सोच रही है, बता रही है? अपनी माँ के विषय में, अपने परिवार के व्यवहार के विषय में, पहला दूसरा दोनों, या अपने पड़ोस के विषय में? तो ये पूरा गद्यांश जब हमने पढ़ा है तो हमने क्या देखा, वो अपनी माँ के विषय में ही इस गद्यांश में बता रही है। अब आते हैं गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है, आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, कितना असहाय और कितना असुरक्षित बना दिया है। तो आजकल हम लोग कितने फ्लैट कल्चर में जी रहे हैं, तो वो जो पड़ोस कल्चर हमारी लेखिका ने देखा वो कहीं आजकल गायब हो गया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरा अवस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। तो उनके पड़ोस में जो लोग थे वो उनको बहुत ही ज्यादा समय तक, यानी कि आज भी वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से याद है। इसी वजह से उनकी जितनी भी आरंभिक कहानियां रही, उनकी कहानियों के पात्र उनके पड़ोस के ही रहे। अब उनके पड़ोस के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छा व्यवहार था, जो आजकल उन्हें देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात का वो अफसोस भी उन्होंने इस गद्यांश में बताया है। अब इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। पहला, परंपरागत पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य है? जिसमें व्यक्ति अपने तक सीमित रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित रहता है, जिसमें व्यक्ति के अपने पड़ोसियों से उदार एवं घनिष्ठ संबंध होते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर पड़ोस कल्चर से तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति के अपने पड़ोसियों से उदार और घनिष्ठ संबंध होते हैं, जैसे परिवार वालों के साथ होते हैं उसी तरीके से पड़ोसियों से होते हैं, तो इसे कहते हैं पड़ोस कल्चर। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार पड़ोस कल्चर को सबसे अधिक नुकसान किसने पहुंचाया है? वो है आजकल की फ्लैट संस्कृति ने, मनुष्य की स्वार्थ भावना ने, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने, महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने। तो सही क्या है? वो महानगर की फ्लैट संस्कृति। तो महानगरों में जो अब लोग फ्लैट में बसने लगे हैं उसके कारण जो है अब ये पड़ोस कल्चर कहीं ना कहीं खत्म होता चला जा रहा है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, लेखिका की कहानियों के पात्र प्रायः किस परिवेश से हैं? जो उनकी आरंभिक कहानियां रही उनके ज्यादातर पात्र कहाँ कहाँ के रहे? उच्च पूंजीपति वर्ग के, निम्न शोषित वर्ग के, अपनी कल्पना लोक के, या उनके मोहल्ले के? तो खुद उन्हीं के मोहल्ले के यानी कि उनके पड़ोस के लोग ही जो रहे वो उनकी आरंभिक कहानियों के पात्र रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कहानियां लिखते समय लेखिका को किसका एहसास हुआ? जब वो कहानियां लिखती तो उन्हें किस चीज का एहसास हुआ? किशोरा अवस्था से जुड़ी हुई यादों का, अपने पड़ोसियों की बातों का, पात्रों के उच्च वर्ग के होने का, या सामाजिक विषमता का?
तो उन्हें किस चीज का जो है एहसास हुआ, वो था किशोरा अवस्था से जुड़ी हुई यादों का, क्योंकि जब वो लिखने बैठी तो उन्हें याद आया कि उनकी किशोरा अवस्था में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनको वो कहानियां का रूप दे सकती है। प्रश्न संख्या 5 है, फ्लैट संस्कृति का क्या परिणाम हुआ। अब फ्लैट संस्कृति का परिणाम क्या हुआ। हमारी सोच विस्तृत एवं व्यापक हुई, हम एक दूसरे से दूर हो गए, हम स्वयं के विषय में सोचना भूल गए, या उपरोक्त सभी। तो फ्लैट संस्कृति के कारण हुआ क्या, हम एक दूसरे से दूर हो गए। पड़ोस कल्चर में क्या था, हम सभी एक दूसरे से करीब रहते थे, लेकिन फ्लैट संस्कृति में हमारे बगल के फ्लैट में कौन रह रहा है हमें यही नहीं पता। हम आत्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं, हम एक दूसरे को कुछ जानते तक नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम एक दूसरे से दूर हो गए। अब आते हैं गद्यांश संख्या 4 पर। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया था। यानी कि पिताजी के साथ जो बैठकों में बैठती थी, अब उन्होंने उसे एक्टिविटी में बदल दिया था। यानी कि सिर्फ तुम्हें सुनना नहीं है, उसमें तुम्हें भागीदार भी बनना है। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उनमें वैसी ही घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था, और पूरे दम खम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, क्योंकि जो शीला अग्रवाल जो कर रही थी हमारी लेखिका, वो पिताजी को कहीं से भी पसंद नहीं था, तो जिसकी वजह से घर में भी बहुत ज्यादा बहसबाजी हुआ करती थी। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, बस। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यानी कि वो सिर्फ उन्हें इतनी आज़ादी दी थी कि घर में जो भी संगोष्ठियां हो रही थी उसमें बैठकर भाग ले, लेकिन बाहर निकल कर जो लड़कों के साथ नारेबाजी हो रही है, जुलूस हो रही है, हड़तालें हो रही हैं, इन सब चीज़ों को उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रंगों के लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। यह तभी जाना, और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक ये चलता रहा। यानी कि तब जब वो सिलसिला टकराहट का शुरू हुआ, तो जब तक इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी तब तक ये सिलसिला जारी रहा। अब इसी गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, क्या है, देश की आजादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए। जुलूस में भाग लिया, भाषण दिया, विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाई, उपरोक्त सभी। तो उन्होंने ये सारी ही चीजें करी, तो कहाँ लगाएंगे, उपरोक्त सभी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के घर में कौन सा बवंडर मचा हुआ था। लेखिका तथा उनके पिता के मध्य टकराहट होना, लेखिका के परिवार का उसके विरुद्ध होना, लेखिका के घर में खाने के लाले पड़ना, आर्थिक तंगी का बहुत अधिक बढ़ जाना। तो क्या हुआ था, लेखिका के घर में कौन सा बवंडर था, लेखिका तथा उनके पिता के मध्य जो है वैचारिक मतभेद बहुत ही ज्यादा शुरू हो चुका था, तो इसी को इन्होंने बवंडर का नाम दिया था। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार लेखिका के पिता उससे क्या चाहते थे। लेखिका उनकी उपस्थिति में घर आए लोगों के बीच उठे बैठे। लेखिका घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहे, देश में घट रही स्थितियों से अनजान बनी रहे, लड़कों से अधिक बातचीत ना करे। तो लेखिका के पिताजी उससे ये चाहते थे कि लेखिका उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के साथ उठे बैठे, ताकि देश में जो कुछ हो रहा है वो जान सके। चौथा प्रश्न है, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा। शीला अग्रवाल ने क्या किया उनकी लाइफ में। लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई, अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई, देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चौथा, उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही चीजें जो है शीला अग्रवाल
के साथ जब वो जुड़ी तो उनके जीवन में बदलाव आए। साहित्य वो पहले भी पढ़ती थी, लेकिन अब वो अच्छे साहित्य पढ़ने लगी थी, लेखन में रुचि हो गई थी। फिर आजादी में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी करी। पांचवा प्रश्न है, रगों में खून की जगह लावा बहने से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? अत्यधिक जोश एवं उत्साह होना, उग्रवादी विचारधारा का होना, संवेदनशील बने रहना, विरोधी स्वभाव का होना। तो रगों में खून की जगह लावा बहने का तात्पर्य है अत्यधिक जोश एवं उत्साह होना। जैसे कि युवावस्था में होता है, बहुत ज्यादा जोश और उमंग होता है, हर कुछ कर गुजरने की एक ताकत सी होती है। तो वही चीजों से तात्पर्य है रगों में खून बहना, रगों में खून की जगह लावा बहना। चलिए, यहाँ पर हमारा गद्यांश संख्या 4 खत्म हुआ। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 5 पर। यश कामना बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले, बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों की जा रही है। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। तो स्कूल कॉलेज से आए पत्र के कारण पिताजी इतना गुस्सा हो गए और उनको लगा कि लौट के आके बहुत गुस्सा करेंगे, तो वो जाकर कहाँ बैठ गई? पड़ोस में बैठ गई थी। अब इसी गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? यश की चाह, विशिष्ट बनकर जीने की इच्छा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ क्या था? ये उपरोक्त सभी पर हम निशान लगाएंगे। ये सारी ही उनकी दुर्बलता थी। दूसरा प्रश्न है, कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को किस कारण पत्र लिखा था? किस लिए लिखा था? लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए, यानी कि वो जो एक्टिविटीज कर रही थी उसकी शिकायत करने के लिए, लेखिका की प्रशंसा करने के लिए, लेखिका द्वारा पढ़ाई लिखाई ना करने के लिए, विद्यालय में उपस्थित ना होने के लिए। तो किस लिए पत्र लिखा था? लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के पिताजी आग बबूला क्यों हो गए? प्रिंसिपल का पत्र पाकर जिसमें मनु को कॉलेज से निकालने की बात कही गई थी, लेखिका के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करने से, लेखिका के मित्रों के घर आने जाने से, लेखिका की पढ़ाई में रुचि ना होने से। तो किस कारण आग बबूला थे? प्रिंसिपल का पत्र पाकर जिसमें मनु को कॉलेज से निकालने की बात कही गई थी। चौथा है हमारा प्रश्न, लेखिका पड़ोस की एक मित्र के घर जाकर क्यों बैठ गई थी? पिताजी के क्रोध से बचने के लिए। क्या है? मित्र से लंबे समय से ना मिल पाने पर मित्र से मिलने हेतु, पिताजी के क्रोध से बचने हेतु, अपनी माँ को ढूंढने हेतु, या सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा करने हेतु। तो क्यों गई थी? पिताजी के क्रोध से बचने के लिए। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका का कैसा स्वभाव उभर कर आता है? डरपोक प्रवृत्ति वाला, समझदारी से काम लेने वाला, पिताजी का अनादर करने वाला, या झगड़ालू प्रवृत्ति? तो ये पूरा गद्यांश जब हमने पढ़ा तो हमें कैसा उनका, वो है समझदारी से काम लेने वाला। वो नहीं चाहते थे कि घर में किसी तरह की टकराहट बढ़े, जो है लड़ाई झगड़ा हो, तो इसलिए वो उस समय पिताजी के सामने आना नहीं चाहती थी और जाकर कहाँ बैठ गई? अपने पड़ोस में। तो यहाँ पर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की विशेषता क्या थी? अपनी धुन की पक्की होना, मन में देशभक्ति की भावना होना, अपने विचारों को बेझिझक व्यक्त करने वाली, या उपरोक्त सभी? तो हमने जब पूरा पाठ पढ़ा तो ये सारी क्वालिटीज ही हमें लेखिका के अंदर दिखती हैं, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल उससे परेशान क्यों थी? लेखिका स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेती थी इसलिए,
वह जुलूस निकालती थी, वह सभी छात्राओं को इकट्ठा करके भाषण देती थी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ करेंगे ये सारी ही चीजें करती थी जिसके कारण प्रिंसिपल उनसे परेशान थी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली थी? अपने पिताजी से, हिंदी प्राध्यापिका से, या इन दोनों से, या अपनी माता से? तो दोनों से ही। देखिए बचपन से ही उन्होंने पिताजी को देखा, फिर जब शीला अग्रवाल के टच में आई तो उन्होंने भी लेखन के प्रति इनके अंदर जो है इच्छा जगाई। तो यहाँ पर ये दोनों ही रहेंगे। लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई थी? यश और प्रतिष्ठा की। यश और प्रतिष्ठा की, धन एवं संपदा की, सरकार द्वारा सम्मान की, मंगला पारितोष पुरस्कार की। तो किसकी प्राप्ति हुई? वो थी यश और प्रतिष्ठा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधी किसने बना दिया था? उनकी आर्थिक तंगी ने। तो क्या था? लंबी बीमारी ने, स्वयं लेखिका ने, आर्थिक तंगी ने, या परिवार के सदस्यों ने? तो किसने बनाया था? वो थी आर्थिक तंगी, जिसकी वजह से उनको आर्थिक नुकसान हुआ था और वो इंदौर से कहाँ, अजमेर आ गए थे। तो इसकी वजह से धीरे धीरे वो क्रोधी होते चले गए थे। प्रश्न संख्या 6 है, लेखिका को अपने अस्तित्व का एहसास कब हुआ? आंदोलन में भाग लेने पर, पिता से बहस करने पर, बड़ी बहन तथा भाई की छत्र छाया हटने पर, या माँ से दूर होने पर? जब उनके सभी भाई बहन उनके पास से अलग हो गए तब उन्हें जाकर अपने अस्तित्व का एहसास हुआ था। प्रश्न संख्या 7, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? घर में जितनी भी गोष्ठियां या बहस होती थी तो वो क्यों चाहते थे कि लेखिका उसमें बैठे? ताकि लेखिका घर के बाहर न जाए, ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों को जाने और समझे, ताकि लेखिका पिता की विचारधारा से परिचित हो सके, ताकि लेखिका को किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त हो सके। तो क्यों? ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों के बारे में जाने और समझे। इसलिए वो चाहते थे कि सभी संगोष्ठियों में वो वहां साथ में बैठे। घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलने से क्या आश्रय है? सारे मोहल्ले का घर जैसा होना, घर को मोहल्ले से जोड़कर ना रखना, एक ही परिवार के व्यक्तियों का एक साथ रहना, या वसुंधैव कुटुंबकम की भावना का अभाव होना। तो यहाँ पर घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैले होने का आश्रय है सारे मोहल्ले का घर जैसा होना। प्रश्न संख्या 9, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा? सबसे ज्यादा किसका? हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का, बड़ी बहन सुशीला का, लेखिका की माँ का, या लेखिका के पिता का? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव उन्होंने बताया है वो उनके पिताजी का पड़ा। पिताजी के साथ जो उनकी टकराहट होती थी उससे धीरे धीरे उनके जो स्वभाव की बातें थी वो खुद लेखिका के अंदर आ गई थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया है? साधारण, नासमझ, व्यक्तित्व विहीन, या पराश्रित? तो यहाँ पर कैसा बताया है? उन्हें व्यक्तित्व विहीन बताया, जिसका कोई भी अपनी एक पर्सनालिटी नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व उनको बताया। तो चलिए फटाफट करें। सबसे पहला गद्यांश हमारे सामने जो आ रहा है, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांग अंतर्गत शुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी यानी नरकट या रीड होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाहे नए अर्थात शुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो यानी कि शास्त्रांग अंतर्गत जो है, यानी कि शास्त्रों के अंतर्गत जो सारी चीजें हैं उसमें हमने बताया कि शुशिर वाद्यों में इसे गिना जाता है और इसे जो है नए यानी कि जो रीड होती है नारी नरकट उससे बनाया जाता है। इसे शाहे नए कहा गया है, यानी कि सभी शुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि उसे प्राप्त हुई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पदुम्ब से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है।
दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या वो देखा, हमने जैसे आपको बताया था कि हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा था। तो बिस्मिल्लाह खां को हम एक बहुत अहम चीज़ के लिए जानते हैं, वो है शहनाई वादक के रूप में। तो इस पूरे गद्यांश में हमने शहनाई के बारे में पढ़ा है कि शहनाई क्या है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें हमने जानी कि उसे शास्त्रों में कौन सा दर्जा प्राप्त है, क्या सारी चीज़ें हैं, सब कुछ। अब इसी पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शुशिर वाद्यों से क्या तात्पर्य है? वो वाद्य यंत्र जिन्हें हम फूंक कर बजाते हैं उन्हें हम शुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जो वाद्य देखने में सुंदर हो, जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हों, जो फूंक कर बजाए जाने वाले हों, जो तबले के समान बजाए जाने वाले हों। तो यहाँ पर शुशिर वाद्यों से तात्पर्य है जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हों। शहनाई का उल्लेख कहाँ मिलता है? तानसेन द्वारा रची बंदिश, मुरली वंशी श्रृंगी के साथ, पारंपरिक लोकगीतों में या उपरोक्त सभी। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सभी में ही हमको जो है शहनाई का उल्लेख मिलता है। तीसरा प्रश्न है, शहनाई की तुलना किससे की गई है? परंपरागत वाद्य यंत्रों से, दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र से, उत्तर भारत के मधुर वाद्य यंत्र से, या सुर विहीन वाद्य यंत्रों से। तो शहनाई की तुलना की गई है दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र नागस्वरम से। प्रश्न संख्या 4 है, किसी भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? छत्तीसगढ़ी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा। तो कौन सी भाषा है? वो है आपकी अवधी भाषा। अवधी भाषा के जो लोकगीत है उसमें हमें शहनाई का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 5, शाहे नए किस वाद्य यंत्र को कहा गया है? तो शाहे नए कौन है? शहनाई को शाहे नए कहा गया है। सितार को, शहनाई को, हारमोनियम को, तबले को। तो कौन है? शहनाई। शहनाई शाहे नए का मतलब क्या है? वाद्यों में शाह, यानी कि शुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि उसको प्राप्त है, इसीलिए उसे शाहे नए कहा गया है। चलिए आ गए हम अपने दूसरे गद्यांश पे। क्या दिया है? बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। तो मतलब शहनाई में एक धुन होती है जिसे हम नौहा कहते हैं, ठीक है। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है। हजारों आंखें नया हजार बरस की परंपरा पुनर्जीवित करते हैं। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। तो किस तरीके से वो मुहर्रम का पर्व मनाते हैं ये बताया गया है, क्योंकि वो शोक के दिन होते हैं। उस दौरान बिस्मिल्लाह खां किस तरीके से उन 10 दिनों को बिताते हैं ये बताया। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न है, मुहर्रम के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। मोहम्मद पैगंबर की याद में शोक मनाते हैं। मस्जिद को सजाकर खुशियां मनाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करते हैं? हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते हैं? पैदल यात्रा नहीं करते, संगीत कार्यक्रम में भाग लेना करते हैं, शहनाई का निषेध करना है, दुख व्यक्त करना है। तो सही क्या है? संगीत कार्यक्रम में वे भाग नहीं लेते हैं। बाकी सब तो पैदल यात्रा भी करते हैं, शहनाई भी बजाते हैं, दुख भी व्यक्त करते हैं, लेकिन संगीत कार्यक्रम में वो भाग नहीं लेते हैं।
नेक्स्ट है, मुहर्रम के दिन किस किस चीज का निषेध माना गया है? राग रागनियों की अदायगी का, दुख मनाने का, दान दक्षिणा देना का, या रोने का। तो किस चीज का निषेध यानी किस चीज की मनाही होती है? वो है राग रागनियों की अदायगी, क्योंकि ये शोक के दिन होते हैं तो किसी तरह के राग को इसमें नहीं बजाया जाता। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का कैसा रूप सामने आता है? किस तरह का रूप आता है? सहज मानवीय रूप, धर्म के प्रति समर्पित रूप, पहला दूसरा दोनों, या कलाकार का विरोधी रूप? तो मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का सहज मानवीय रूप और धर्म के प्रति समर्पित रूप दोनों ही सामने आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए तीसरे पर हम टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, बिस्मिल्लाह खां की आंखें नम क्यों रहती हैं? मुहर्रम के दिन शहनाई ना बजा पाने के कारण, इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत के कारण, लंबी यात्रा से होने वाली थकान के कारण, दूसरों के दुख दर्द देखने के कारण। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां की जो आंखें हैं वो नम रहती हैं इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत के कारण। अब हम आगे गद्यांश संख्या 3 पर ध्यान से इसको भी पढ़ेंगे। देखिए कोई भी गद्यांश आएगा, देखिए ये चैप्टर्स हम पहले पढ़ तो चुके हैं, लेकिन जब हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चंस हमारे लिए निकालना आसान हो, क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हम इजीली निकाल सकते हैं। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल में जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सीखने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा दो कोसों को एक होने और वह आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो काशी में बदल रहा है, जिसकी कमी अब बिस्मिल्लाह खां को खलती है। तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि बहुत कुछ बदल गया है और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन काशी का कुछ स्वरूप है जो कभी नहीं बदलता। वो काशी संगीत में काशी है, धर्म में डूबी हुई काशी है। तो उसी से वो कहते ना, बिस्मिल्लाह खां अपने आप से काशी को कभी अलग नहीं कर पाए। इतना मशहूर हो गया, लेकिन वो मरते दम तक काशी में ही रहे, इतना अटैचमेंट था उनका काशी के साथ में। अब इसी गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कमी बिस्मिल्लाह खां को खलती है? अब जो चेंजेस आए हैं वो कमी उनको खल रही है। मलाई बर्फ की, संगीत और साहित्य की, अदब की परंपराओं की, उपरोक्त सभी। तो ये सारे बदलाव आए हैं पहले से जो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। तो सही क्या है? उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किनको एक दूसरे का पूरक माना है? बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां, मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गंगा जमुना सरस्वती संस्कृति और उपरोक्त सभी। तो जो है वो इन सारी ही चीजों को उन्होंने एक दूसरे का पूरक माना है। प्रश्न संख्या 3, गद्यांश के आधार पर काशी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यह संगीत के स्वर पर जगती और सोती है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां जैसे व्यक्ति हुए। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। तो गद्यांश के आधार पर जो काशी की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है कि यह संगीत के स्वर पर अभी भी जगती और सोती है। प्रश्न संख्या 4, बिस्मिल्लाह खां को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा गया है? उन्होंने दो संस्कृतियों को महत्व नहीं दिया, इसलिए उन्होंने केवल मुस्लिम धर्म का प्रचार किया। उन्होंने दो धर्मों को एक होने तथा भाईचारे की प्रेरणा दी। उन्होंने शहनाई को संगीत में स्थान दिलाया। तो क्या कारण है कि बिस्मिल्लाह खां को काशी का नायाब हीरा कहा गया? क्योंकि उन्होंने दो धर्मों को एक होने तथा भाईचारे की प्रेरणा दी है। प्रश्न संख्या 5 है, बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस प्रकार सहायक हैं? उनके लिए गंगा मैया का बहुत महत्व है। वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते हैं। वे काशी की संस्कृति के पुजारी रहे हैं।
या उपरोक्त सभी। तो सांप्रदायिक सद्भाव रखने में वो इन सभी के कारण जो है उन्होंने सहायक बने। कैसे? उनके लिए गंगा मैया बहुत महत्व है, जगह गंगा जो है वो हिंदू धर्म में मान्य होती है। दूसरा, वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते हैं, वे काशी की संस्कृति के पुजारी हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाया रखा हुआ है, क्योंकि वो खुद एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे धर्मों के ही मतलब कभी भी उपेक्षा नहीं करी, उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, उनकी मान्यताओं को उन्होंने उसी तरीके से सम्मान दिया जैसे वो अपने धर्म की मान्यताओं को देते आए हैं। अब आ गए हम गद्यांश संख्या 4 पर। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं व इन सरीकों के उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और सेहरा बनना और अपना नौहा है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। तो यहाँ पर एक पूरे गद्यांश में इन्होंने संस्कृति के मेल का बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ, इसके कारण इनसे उपकृत यहाँ का पूरा बनारस का जनसमूह है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों को एक दूसरे से अलग करके देख पाना ना के बराबर मुमकिन है। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न है, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं, इसलिए यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है। यह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हुए हैं। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। ये सभी कारण है कि काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। लेखक ने काशी के लोगों की क्या पहचान बताई है? काशी के लोग शिष्ट होते हैं। काशी के लोग विशिष्ट बोली बोलते हैं। पहला दूसरा दोनों सही है। या काशी के लोग हिंदू होते हैं। तो यहाँ पर काशी के लोगों की पहचान बताई है कि लोग यहाँ के बहुत शिष्ट हैं और इनकी बोली जो है वो बिल्कुल विशिष्ट है। तो सही क्या हुआ? पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सेहरा बनना और नौहा कब बजाए जाते हैं? तो उत्सव में बजाया जाता है सेहरा बनना। सेहरा मतलब जानते हैं, शादी के दौरान जो है जो सेहरा बनते हैं और जो दूल्हा होता है उसको बनना कहते हैं। तो ये धुन होती है सेहरा बनना की, ये मांगलिक कार्यों में बजाई जाती है, उत्सवों पे बजाई जाती है। और नौहा जो बजाया जाता है वो गम के अवसर पर बजाया जाता है। तो सही ऑप्शन है आपका पहला। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस महान विभूति का उल्लेख किया गया है? कौन सी महान विभूति है जिसके बारे में इस गद्यांश में बताया गया है? रामदास, मौजुद्दीन खान, पंडित कंठ महाराज, ये सभी। तो इन तीनों का ही उल्लेख किया गया है, तो हम यहाँ क्या देंगे? तीनों के, यानी कि ये सभी के लिए। प्रश्न संख्या 5 है, काशी की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में किसने विशेष योगदान दिया है? काशी के विशिष्ट लोगों ने, हिंदू धर्म ने, मुस्लिम धर्म ने या बिस्मिल्लाह खां ने? तो काशी के विशिष्ट लोगों ने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने में विशेष योगदान दिया है। तो यहाँ पर हमारे जो है गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। किस पर? बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे संपूर्ण पाठ आधारित हैं। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषता क्या है? वे एक सच्चे कला प्रेमी थे। वे अपने धर्म एवं परंपरा के प्रति निष्ठावान थे। वे भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे या उपरोक्त सभी? तो उनके अंदर ये सारी ही चारित्रिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। बिस्मिल्लाह खां को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया?
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां और इसके अलावा भारत रत्न। तो इन सभी जो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो हम लगाएंगे उपरोक्त सभी। तो इसमें भारत रत्न का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपसे कहीं आ जाए तो इसलिए मैंने वर्बली आपको बता दिया कि भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तीसरा प्रश्न है, काशी में संगीत आयोजन की अद्भुत परंपरा की क्या विशेषता है? यहाँ संगीत का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन के कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां भी शिरकत करते थे। पहला दूसरा दोनों सही है। यहाँ संगीत को व्यक्ति से अधिक महत्व दिया जाता है। तो संगीत आयोजन की जो अद्भुत परंपरा है वो पहला और दूसरा दोनों सही है कि कई वर्षों से यहाँ संगीत आयोजन होता आ रहा है और हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन की जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाता है। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था कि खुदा उन्हें सच्चे सुर अवश्य बख्शेगा? वाकई उन्हें सच्चे सुर तो मिले थे, लेकिन मरते दम तक वो खुदा से यही विनती करते रहे कि आप हमें सच्चे सुर बख्श दिए। यानी कि उन्हें जो मिला था वो उसे कोशिश करके और बेहतर करने की फिराक में रहते थे। वे भारत रत्न प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा। वे हिंदू मुस्लिम को एक करने में सफल होंगे, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर क्या है, ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या 5वां है, बिस्मिल्लाह खां पर रसूलन बाई और बतूलन बाई का क्या प्रभाव पड़ा? हमारे बिस्मिल्लाह खां को रसूलन बाई और बतूलन बाई का गायन बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए बाबा विश्वनाथ के द्वार पर जाते समय, बालाजी के घर मंदिर में जाते समय वो वही रास्ता चुनते थे और ताकि उनके गायन को सुन सकें। तो उनके गायन ने इनकी रुचि जो है गायन में बढ़ा दी थी। बिस्मिल्लाह खां की रुचि गायन में बढ़ा दी थी। इनके कारण बिस्मिल्लाह खां की संगीत में रुचि बढ़ी। इनके द्वारा बिस्मिल्लाह खां गलत रास्ते पर चल पड़े। इनसे प्रेरणा लेकर बिस्मिल्लाह खां पढ़ाई करने लगे। इनके कारण बिस्मिल्लाह खां को सच्चा सुर नहीं मिल सका। तो रसूलन बाई और बतूलन बाई का ये प्रभाव पड़ा कि इनके कारण बिस्मिल्लाह खां की संगीत में रुचि बढ़ी थी। प्रश्न संख्या 6 है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? उनके उस्ताद की नसीहतें, संगीत के सातों सुर, स्वयं परवरदिगार अर्थात ईश्वर, या उपरोक्त सभी? तो हम यहाँ क्या कहेंगे, उपरोक्त चारों ही चीजें, यहाँ पर तीनों ही चीजें हैं तो हम 4th पे निशान लगाते हैं। ये तीनों ही चीजें उनकी शहनाई में समाई हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है, बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? आजीविका का साधन, जन्नत से बढ़कर, जीवन का आधार, या उपरोक्त सभी? तो बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई जन्नत से बढ़कर है। कोई आपसे बोले कि आपको जन्नत दे दें, यानी कि स्वर्ग दे दें, और शहनाई हम ले लें, तो नहीं, वो जन्नत छोड़ देंगे लेकिन शहनाई को नहीं छोड़ेंगे। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताइए कि भीमपलासी और मुल्तानी क्या है? ये एक तरह के राग हैं, रागों के नाम हैं। एक मिट्टी का नाम है, खास तरह के व्यंजन है, एक तरह का राग है, एक प्रकार की शहनाई है। तो ये क्या है, एक तरह का राग है। प्रश्न संख्या 9 है, काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं। वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। पहला दूसरा दोनों सही है। वे अपना मुंह ढककर शहनाई बजाते हैं। तो काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा यह है कि वे जब भी कभी काशी शहनाई बजाते हैं वो काशी की तरफ मुंह करके बैठते हैं और उनकी शहनाई का जो प्याला है वो काशी की तरफ ही होता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो 3rd पे हम मार्क करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, डुमराव में कौन सी नदी बहती है? तो डुमराव किस लिए फेमस है? आप सभी को पता है कि डुमराव में 2 कारण से प्रसिद्ध है। डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, और दूसरा कि डुमराव में वो रीड मिलती है, वो नरकट रीड मिलती है जो सोन नदी में पाई जाती है और कहीं नहीं। तो डुमराव में कौन सी नदी बहती है? वो है सोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद्यांश और फिर उन पर आधारित प्रश्नों को। पहला गद्यांश है,
जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, यानी कि जिसे हम सबसे ये कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों को का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाते हैं। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, यानी कि जब इस दुनिया में अग्नि थी ही नहीं। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना हो। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे की एक टुकड़े को घिस कर उसके एक सिरे पर छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। तो ये रहा हमारा गद्यांश, जिसमें हमने संस्कृति और सभ्यता के उलझे हुए शब्दों को समझा, लेकिन साथ ही अग्नि और सुई के संबंध में भी जाना। चलिए, इसी पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कौन से शब्द सबसे अधिक प्रयोग होते हैं? संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति या भौतिक सभ्यता। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सभ्यता और संस्कृति, और जो समझ में ही नहीं आते हैं कि ये होते क्या है। सभ्यता और संस्कृति क्या है? दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों में गहरा संबंध है। तो यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर संस्कृति नहीं होगी तो सभ्यता नहीं हो सकती। हमने तो पाठ पढ़ा है, तो आप पाठ के जरिए जान सकते हैं कि अगर संस्कृति नहीं है तो सभ्यता अपना स्वरूप ले ही नहीं सकती। तो इन दोनों में कैसा गहरा संबंध है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने बड़ा आविष्कर्ता किसे कहा है? सभ्यता का विकास करने वाले को, आग का आविष्कार करने वाले और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को, आधुनिक विज्ञान के आविष्कर्ता को, या चांद पर पहुंचने वाले को? तो लेखक ने अग्नि और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को जो है सबसे बड़ा आविष्कर्ता कहा है। चौथा प्रश्न है, भौतिक सभ्यता का संबंध किससे है? धर्म से, हमारे रहन सहन व खान पान से, हमारे भूतकाल से, या हमारे भविष्य से? तो भौतिक सभ्यता का संबंध हमारे रहन सहन और खान पान से है। यानी कि जब हम रहते हैं तो किस तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, चल रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, ये सभी हमारी भौतिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक ने सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कर्ता क्यों माना? क्या कारण है कि उसको बड़ा आविष्कर्ता कहते हैं? क्योंकि तब से मनुष्य सर्दी से बचाव करना सीख गया। क्योंकि किसी ने सुई नहीं बनाई थी। सुई बनाना बहुत बड़ा आविष्कार था, या सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कर्ता इसलिए कहा क्योंकि तब से मनुष्य ने सर्दी से बचाव करना सीख लिया था। अभी तक हम क्या है, ठंड से अपना बचाव नहीं कर पाते थे, तो अब कपड़े बनाना सीख लिया तो हमने उन्हें टाइटली पहनना शुरू कर दिया और हमारा शरीर जो है वो ठंड से बचाव सीख गया। अब आ गए हम दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश क्या है? एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान की वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहा जा सकता। एक आधुनिक उदाहरण है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण घर्षण के सिद्धांत के आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ ही उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा।
ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। तो कौन होता है संस्कृत मानव और कौन होती है सभ्य मानव, ये हमने इस गद्यांश में सीखा। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति कौन है? जो संस्कृत बोलता है, जो सभ्य होता है, जो किसी नई चीज की खोज करता है, जो सदा सत्य बोलता है। तो संस्कृत मानव वह होता है जो किसी नई चीज की खोज करता है। प्रश्न संख्या 2 है, अपने पूर्वजों से अनायास ही कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो कहलाता है सभ्य मानव। संस्कृत व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति या विद्वान, तो वो कहलाता है क्या? सभ्य व्यक्ति, क्योंकि उसने किसी चीज का आविष्कार नहीं किया है, उसने उस चीज का सिर्फ इस्तेमाल किया है जो किसी के द्वारा आविष्कार किया गया था उसको। प्रश्न संख्या 3 है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने या जगदीश चंद्र बोस ने? तो किसने किया था गुरुत्वाकर्षण? वो है न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन जितने संस्कृत क्यों नहीं हो सकते? भाई वो तो न्यूटन से ज्यादा जान रहे हैं, तो उतने संस्कृत क्यों नहीं हो सकते? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी ने उसे आगे बढ़ाया। आविष्कर्ता ही संस्कृत व्यक्ति होता है। सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। भाई जो व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करता है सिर्फ वही संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति खोजी गई चीज को आगे लेकर जाता है वो सभ्य कहला सकता है, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। 5वां प्रश्न है, संस्कृति में इक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बताइए। तो अगर हम संस्कृति में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। क्या बन जाए? सांस्कृतिक शब्द बनता है। चलिए अब हम आ गए संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पर, यानी कि हमने गद्यांश आधारित प्रश्नों को तो खत्म किया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मनीषियों की क्या देन रही है? सभ्यता का कुछ हिस्सा, समृद्ध समाज, प्रगतिशील देश या मौलिक विचार? तो मनीषियों की जो देन रही वो क्या है? सभ्यता का कुछ हिस्सा, यानी कि उन्होंने भी अपने तप और बल पर बहुत सारी चीजों को खोजा जाना और उसे हमको दिया ताकि हम उसे अपने विचारों में, अपने व्यवहार में काम में ला सके। अगला प्रश्न है, असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? संस्कृति जो है वो मानव कल्याण के लिए की जाती है, लेकिन जब मानव कल्याण की भावना संस्कृति में से हट जाती है तो वो बन जाती है असंस्कृति। और ये इस असंस्कृति का परिणाम क्या होता है? समाज का विघटन, यानी कि समाज टूटता है, मनुष्य का विनाश होता है, विनाशकारी परंपराएं या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे ही परिणाम होते हैं असंस्कृति के। प्रश्न संख्या 3 है, असभ्यता किसे कहा गया है? अच्छे अच्छे आविष्कार, मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविनाश के साधन, असभ्यता सभ्यता का ही अंश है, या इनमें से कोई नहीं? तो असभ्यता क्या कहलाती है? कि हमने किसी और के द्वारा खोजी गई चीजों से आगे चलकर जो चीजें बनाई वो क्या करेंगी? हमारा ही खुद का ही विनाश करेंगी। तो असभ्यता किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविनाश के साधनों को। संस्कृति कब असंस्कृति में बदल जाती है? जब उसमें से मानव कल्याण की भावना हट जाती है और स्वार्थ की भावना पनप जाती है, तो वहां से संस्कृति असंस्कृति में तब्दील हो जाती है। कल्याण की भावना से नाता टूटने पर, पुरानी पड़ने पर, धर्म परिवर्तन होने पर या ईश्वर की भक्ति ना होने पर। तो संस्कृति असंस्कृति तब बनती है जब उसमें से मानव कल्याण की भावना का नाता टूट जाता है, यानी कि जब वहां कल्याण ना करके विनाश करने के बारे में सोचने लगे तो वो असंस्कृति हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, संस्कृति की छीछालेदर कब होती है? किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने पर, दूसरी जाति को हीन बताने पर, दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाने पर, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो संस्कृति की छीछालेदर इन सभी कारणों से होती है, क्योंकि इन सारे ही कारणों में कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि छिपी है, इसलिए संस्कृति की छीछालेदर हो जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है?
हमारी उन्नति का, देश के विकास का, मानव कल्याण का या उपर्युक्त सभी का। तो मनुष्यों द्वारा जो भी ज्ञान हमें मिलता है वो हमारी उन्नति करता है, देश की विकास करता है, मानव कल्याण करता है, सभी कुछ करता है। तो हम क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 है, संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति, संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति, नई चीज खोज करने वाला व्यक्ति, किसी वस्तु को सुधार कर उत्कृष्ट बनाने वाला व्यक्ति। तो यहाँ संस्कृत व्यक्ति से जो तात्पर्य है वो है नई चीज की खोज करने वाला व्यक्ति। जैसे न्यूटन रहे, आइंस्टाइन रहे, इन लोगों ने कुछ न कुछ चीज की खोज करी है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? संस्कृत व्यक्ति। प्रश्न संख्या 8, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? पेट की आग को शांत करने की, अंधेरा दूर भगाने की, सर्दी दूर करने की या जंगली जानवरों को भगाने की। तो आग के आविष्कार के पीछे की जो सबसे बड़ा कारण रहा वो है पेट की आग को शांत करने के लिए। भाई पेट की आग हम अग्नि से पहले भी शांत करते थे, लेकिन सही तरीके से नहीं, क्योंकि हम कच्चा भोजन ही खा लिया करते थे। तो आग के आविष्कार से हमें ये चीज समझ में आई कि हम भोजन पकाकर और सुचारू रूप से खा सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सुई धागे के आविष्कार क्यों हुआ होगा? उसके पीछे किस चीज की जरूरत रही होगी? कपड़े सीने के लिए, शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए, पेट की आग शांत करने के लिए या घर बनाने के लिए? तो सुई धागे का आविष्कार हुआ था शरीर को ढकने और सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि जब ये आविष्कार किया गया होगा उस समय पृथ्वी बहुत ठंडी रहती हो, इसलिए। प्रश्न संख्या 10 है, मनीषियों किन्हें कहा गया है? कौन है जिन्हें मनीषियों कहा जाता है? साहित्यकारों को, धार्मिक नेताओं को, जो विद्वान किसी तथ्य विशेष को भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खोजते हैं, या उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो मनीषी कौन है? ऐसे विद्वान जो किसी तथ्य विशेष को भौतिक आवश्यकताओं, यानी कि हम किसी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किसी चीज की खोज नहीं करें, हम सिर्फ अपनी आप की जिज्ञासाओं, अपने आप की जो भी हमारी क्वेरीज हैं उनको शांत करने के लिए किसी चीज की खोज करते हैं, तो वो लोग मनीषी कहलाते हैं। इन मनीषियों में महात्मा बुद्ध का भी नाम आता